अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल फातिम है और डीजी वेट जो कि कॉलवेट कंपनी का एक प्रोजेक्ट है, उसके तहत आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कि हमने उन 8 पॉइंट्स को डिस्कस करना है जो डॉग्स के अंदर हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। अगर वो इसको हम कह सकते हैं कि द 8 थिंग्स दैट यू डोंट हैव टू डू विद आवर डॉग्स। अगर आप डॉग लवर हैं पूरे पाकिस्तान में, तो हम ये वीडियो उन डॉग लवर्स के लिए बनाना चाह रहे हैं कि ताकि वो इन 8 पॉइंट्स पे अमल करके कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हैं जिनसे बच सकते हैं, जिनसे अपने डॉग को वो हेल्दी रख सकते हैं। उनमें से अगर हम पहले पॉइंट की बात करें तो नेक कॉलर सिलेक्शन को एक बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नेक कॉलर सिलेक्शन ये है कि जब आप किसी भी पेट के लिए, ख़ास तौर पे डॉग के लिए नेक कॉलर की सिलेक्शन करते हैं मार्केट में जाके, तो उसमें जो नेक कॉलर सिलेक्शन के अंदर सबसे पहले मटेरियल सिलेक्शन आती है कि आपने डिपेंडिंग अपॉन द वेदर, मौसम के हिसाब से एक ऐसे मटेरियल का इंतखाब करना है जो ना ज़्यादा सर्दी में ठंडा हो और ना ही ज़्यादा गर्मी में गर्म हो जाए, जिसके गर्म या ठंडा होने की वजह से उसकी डॉग की जो नेक है उसके ऊपर कोई ना कोई इफ़ेक्ट आए। उसके बाद है कॉलर की एडजस्टमेंट। कॉलर अगर आप सपोज डॉग की एक नेक है, उसके ऊपर कॉलर आपने अप्लाई की है, इसके अप्लाई करने के अंदर दो तरह की फॉल्टी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। पहली कॉम्प्लिकेशन ये है कि उसकी ग्रिप बहुत ज़्यादा है। सपोज ये हाथ है, ये डॉग की नेक है, इसको आपने अगर बहुत ज़्यादा टाइट करके ग्रिप किया तो उसका मसला ये होगा कि डॉग की नेक का जो डायमीटर है वो कम हो जाएगा, सिक्वीज हो जाएगा, और इस कंडीशन को हम मेडिकल की टर्म में कहते हैं चॉकिंग। जब डॉग किसी स्ट्रेंजर को देखता है, उसकी तरफ भागता है या उसके लिए उसके एक्शन को देख के अपना रिएक्शन शो करता है, अगर उसका कलर, डॉग का कलर बहुत ज़्यादा इतना होना चाहिए, अगर वो बहुत ज़्यादा टाइट है तो उसका डायमीटर कम होने की वजह से उसकी खुराक की नाली और सांस की नाली दोनों की ऑब्स्ट्रक्शन होगी, रुकावट होगी, जिस कंडीशन को हम चॉकिंग कहते हैं। इसके अपोजिट दूसरी कंडीशन जो कि फॉल्टी कॉम्प्लिकेशन में आती है वो आती है लूज। अगर डॉग का कॉलर जो कि नेक के अंदर आपने यूज़ किया वो बहुत ज़्यादा लूज है तो डॉग उसमें से एस्केप होके बाहर जा सकता है। ख़ास तौर पे ये कंडीशन उसे देखने में आती है जब एक घर के अंदर एक डॉग जो कि पूरी फैमिली के साथ वेल अवेयर है, उस फैमिली के अंदर को बाहर से कोई बंदा आया, उसको देख के उसने अपना बिहेवियर शो किया और अगर उसका कॉलर लूज है तो वो वहाँ से एस्केप आउट होकर उसके ऊपर अटैक कर सकता है। ये हो गया कॉलर सिलेक्शन और कॉलर की मैनेजमेंट के हवाले से। अगर हम दूसरा पॉइंट इसके अंदर डिस्कस करें, वो आता है ओरल हेल्थ केयर के हवाले से आता है। डॉग की ओरल हेल्थ केयर के अंदर सबसे पहला मेन पॉइंट आता है डेंटल हेल्थ केयर। जब भी आपने देखा है कि डॉग के डाइट प्लान के अंदर मेन चीज़ ये आती है कि बोनी पार्ट जो है वो दिए जाते हैं। बोनी पार्ट को क्रश करने के लिए, चबाने के लिए डॉग का डेंटल हेल्थ ओके होना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर डेंटल हेल्थ प्रॉपरली ब्रश नहीं है, डेंटल स्केलिंग नहीं है, या डेंटल के लिए कोई इजाफी सप्लीमेंट आप यूज़ नहीं कर रहे, या डेंटल क्लीनिंग अच्छी नहीं है डॉग की, तो इसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन क्या आती हैं कि डॉग को चबाने में तंगी होती है, गम्स के इन्फ्लेमेशन होने का ख़तरा होता है, और इसके अलावा दांतों के अंदर पेन होता है, जिसकी वजह से डॉग का खाना पीना कम हो जाता है और इस तरीके से उनको कॉम्प्लिकेशन की तरफ लेके जाते हैं। तीसरा पॉइंट आता है कि जब आप डॉग को ट्रेनिंग दे रहे हैं तो उसके अंदर एक वर्ड इस्तेमाल होता है येलिंग, एक वर्ड इस्तेमाल होता है पनिशमेंट। इसका मतलब ये होता है कि आपने डॉग को ट्रेनिंग के लिए कोई टास्क दिया, अब उसने टास्क परफॉर्म नहीं किया तो उसके बदले बजाय आपको मेथड चेंज करना चाहिए था। आप मेथड चेंज करने की बजाय और अपने टारगेट को अचीव करने की बजाय आप उसको पनिशमेंट देते हैं। पनिशमेंट देने से नुकसान ये होता है कि डॉग के अंदर अग्रेसिव बिहेवियर आ जाता है और नेक्स्ट टाइम वो आपकी ओबीडियंस लेवल उसका कम हो जाता है, यानी कि फर्म बरदारी की जो एक सतह है वो कम हो जाती है। ये 3 पॉइंट है। उसके बाद अगर हम चौथे पॉइंट की बात करें तो उसके अंदर आता है कि निगलेक्टिंग द हाउसिंग मैनेजमेंट। अगर आपने डॉग को एक ऐसी जगह पे रखा हुआ है कि जो कि वेदर के हिसाब से उसके लिए सूटेबल नहीं है। सपोज गर्मियों के दिन है, गर्मियों के दिन में आपने गर्मियों के दिन के हिसाब से मैनेजमेंट करनी है, सर्दियों में सर्दियों के दिन के हिसाब से मैनेजमेंट करनी है, और अगर कोई ऐसा मौसम है जो हाईली वेंटिलेटेड है
हवादार मौसम है, बाहर का मौसम है, उसमें उसके हिसाब से मैनेजमेंट करनी है। इसको हम कहते हैं हाउसिंग मैनेजमेंट। तो अभी तक हमने जो बात की वो कॉलर के वाले से बात की है, ओरल हेल्थ केयर या डेंटल केयर के वाले से बात की है, पनिशमेंट की बात की है और हाउसिंग मैनेजमेंट की बात की है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो जब आप डॉग के साथ ट्रैवल कर रहे हैं और अपनी गाड़ी के अंदर मौजूद हैं तो रिकमेंडेशन ये होती है कि गाड़ी के अंदर डॉग को आप उस वक्त अकेला छोड़ के जाएं, मार्केट जब जाएं जब आपने 20 मिनट से पहले वापस आना हो। अगर आपको लगता है कि आप गाड़ी को अभी यहाँ पे गाड़ी के अंदर अपने पेट को छोड़ के जा रहे हैं और आपका जो वहाँ पे टाइम लगना है स्टे का वो 20 मिनट से ज़्यादा है, तो फिर ये रिकमेंडेशन ये है कि आप अपने पेट को गाड़ी के अंदर अकेला ना छोड़ें, क्योंकि अगर गाड़ी के अंदर अकेला वो रहेगा स्ट्रेस में आएगा। और इसके अलावा अगर हार्श इन्वायरमेंट है, सर्दी है तो सर्दी बढ़ने का खतरा है, गर्मी है तो गर्मी के बढ़ने का, टेम्परेचर के बढ़ने का खतरा है। स्ट्रेस से बचाने के लिए, ट्रैवलिंग के स्ट्रेस से बचाने के लिए, हीट स्ट्रेस से बचाने के लिए और कोल्ड स्ट्रेस से बचाने के लिए, इन तमाम पॉइंट से बचाने के लिए अगर आपने गाड़ी को एक जगह पे पार्किंग करना है और वो 20 मिनट से ज़्यादा की पार्किंग है तो इट्स रिकमेंडेड दैट यू हैव टू डोंट लीव योर पेट अलोन इन योर कार। अपनी कार के अंदर, अपनी गाड़ी के अंदर अकेला पेट को ना छोड़ें बल्कि उसको अपने साथ लेके जाएं। इससे अगला पॉइंट आता है एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज की मिसाल ऐसे है कि अगर आपने अपने डॉग को एक ऐसी खुराक दी जिसने उसको 500 किलो कैलोरी एनर्जी दी। अब रिकमेंडेड ये है कि 500 किलो कैलोरी वाली डाइट आपने अपने डॉग को दी, उसके बाद कम से कम आप उसको इतनी एक्सरसाइज करवाएं जिसमें 250 किलो कैलोरी इस्तेमाल हो जाए और बाकी 250 कैलोरी जो है वो उसकी इस्तेमाल हो बॉडी की मेंटेनेंस में और बॉडी की ग्रोथ के अंदर इस्तेमाल हो। अगर इसके अपोजिट होगा कि 500 किलो कैलोरी आपने उसको डाइट दी और उससे एक्सरसाइज कोई नहीं करवाई, तो उसका नुकसान क्या होगा, तमाम की तमाम एनर्जी वाली जो डाइट है वो उसकी बॉडी के अंदर एज अ फैट डिपॉजिट होगी। जब फैट बॉडी के अंदर डिपॉजिट होगा वो कॉम्प्लिकेशन की तरफ लेके जाएगा और ब्रीडिंग के इश्यूज को क्रिएट करेगा, स्किन के इश्यूज को क्रिएट करेगा और ओवरऑल आपके डॉग की जो हेल्थ है वो अफेक्ट होगी। ये एक्सरसाइज का बहुत ज़्यादा इसके अंदर बेनिफिट आता है। इसके अलावा आखिरी जो पॉइंट है वो आता है कि हमेशा डाइट प्लान जो होता है वो होता है हमेशा ब्रीड के हिसाब से। अब ब्रीड की अगर हम कैटेगरी करें तो कुछ डॉग्स ऐसे होते हैं जो हैवी ब्रीड होते हैं, मस्कुलर होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो डिफेंसिव पर्पस के लिए इस्तेमाल होते हैं, कुछ होते हैं डिटेक्टिव पर्पस के लिए, कुछ होते हैं स्मॉल ब्रीड होते हैं और कुछ होते हैं टॉय ब्रीड्स और कुछ ऐसे होते हैं जो फैमिली डॉग्स होते हैं जिनको हम कहते हैं कि चाहे उनका साइज़ बड़ा है या छोटा है लेकिन वो फैमिली के अंदर इजीली एडजस्ट हो सकते हैं। अगर हम अग्रेसिव डॉग्स की बात करें, बहुत ज़्यादा जिनके अंदर अग्रेसिव बिहेवियर होता है उनके अंदर रॉटवाइलर आता है और बहुत ज़्यादा फ्रेंडली डॉग्स की बात करें तो उसके अंदर लैब्राडॉग आता है। अब दोनों के लिए डाइट प्लान का फ़र्क होता है, एक तरफ लैब डॉग है और एक तरफ रॉटवाइलर है या डोबरमैन है। दोनों का डाइट प्लान का, दोनों का डेली एनर्जी रिक्वायरमेंट का, इन दोनों चीज़ों का फ़र्क होता है। अब यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन क्या आती है, डॉग लवर या डॉग के अंदर जो नए लोग आते हैं इस फील्ड में उनके लिए मसला ये होता है कि उनके लिए डाइट प्लान की सिलेक्शन जो है वो बड़ा मसला होता है। तो डाइट प्लान की सिलेक्शन हमेशा ब्रीड के हिसाब से होती है ताकि अगर आप हैवी ब्रीड है तो उसके हिसाब से जो डाइट प्लान है वो भी हैवी ब्रीड वाला होना चाहिए और अगर एक स्मॉल ब्रीड है तो उसके हिसाब से जो डाइट प्लान है वो भी स्मॉल ब्रीड वाला होना चाहिए। रॉटवाइलर डॉग की अगर खुराक आप समझते हैं कि ये भी डॉग है और रशियन भी एक डॉग है और अगर आपके जहन में ये है कि क्योंकि ये दोनों डॉग हैं तो डॉग वाली खुराक डॉग को दी जा सकती है, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। हैवी ब्रीड का डॉग का डाइट प्लान और है, स्मॉल ब्रीड का डॉग का डाइट प्लान और है। रॉटवाइलर वाली खुराक कभी भी रशियन को नहीं दी जा सकती और रशियन वाली कभी भी रॉटवाइलर को नहीं दी जा सकती। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोस जानने के लिए आप हमारे कॉल के नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। शुक्रिया।